मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नेम है मैकेनिज्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव तकनीकी की क्रियाविधि। तो बेटे अभी तक अपन ने जैव तकनीकी क्रियाविधि में पहला पार्ट पूरा किया है जिसका नाम है वांछित जीन के पहचान और उसका पृथक्करण। तो आइए आज अपन इसके दूसरे पार्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि अब अपन को क्या करना है, पुनर्योजित डीएनए बनाना है। उस डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करवाना है और होस्ट सेल को फिर कल्चर मीडिया पर रखना है और उसके बाद में वांछित जीन को सीधे अब लक्ष्य कोशिका में ले जाना है। तो यहां पर हमारे पास में इस क्रियाविधि का दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं और दूसरा पार्ट होगा बेटे हमारे पास में यानी कैपिटल बी। ये याद रखना, दूसरा पार्ट आप यहां पर याद रखेंगे। तो ये दूसरा पार्ट बेटे है हमारे पास में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको याद रख लें, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे, बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं बेटे कि पुनर्योगज डीएनए क्या है। तो पुनर्योगज डीएनए दो डीएनए का मिश्रण होता है। एक डीएनए तो बेटे वांछित जीन के रूप में अपन लेंगे जिसको डी डीएनए कहेंगे, और एक डीएनए को अपन वाहक के रूप में लेंगे जिसे अपन वी डीएनए कहेंगे। फिर इन दोनों डीएनए की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये दोनों डीएनए को इस तरह से तोड़ेगा कि इसके दोनों सिरे एक दूसरे के पूरक आए। तो इन पूरक सिरों को पॉलियोड्रिक जो है सीक्वेंस भी कहेंगे या फिर इन्हें स्टिकी एंड भी कहेंगे। अब ये जो पूरक सिरों वाले डीएनए जो हमें यहां से मिले हैं तो बेटे इनकी क्रिया डीएनए लाइगेज से करवाएंगे, तो ये इन्हें जोड़ देगा और जोड़ने के साथ एक वर्ताकार डीएनए यहां पर मिलेगा जिसे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से बनता है। तो बेटे यहां पर अपन लेते हैं दो डीएनए लेते हैं, है ना, यहां पर अपन लेते हैं दो डीएनए। तो एक डीएनए तो ये मैं यहां पर ले रहा हूं बेटे, यानी यहां पर ये डीएनए है, ये डीएनए है और इस तरह से ये अपन यहां पर ले लेते हैं, इसका सीक्वेंस है और ये इसका सीक्वेंस है, क्लियर। और यहां अपन लेते हैं तो ये तो कौन सा डीएनए ले लें अपन, डी डीएनए, यानी ये तो डिजायर जीन है और डी डीएनए है। दूसरा डीएनए बेटे अपन यहां पर लेते हैं और ये डीएनए अपन यहां पर लेते हैं, तो ये डीएनए ले लेते हैं। तो ये दूसरा डीएनए मेरे पास में है, ये डीएनए है, ये यहां पर ये डीएनए है और इधर भी यहां पर ये कैपिटल टी और इसका पूरक है ये कैपिटल ए। ओके, अब अपन क्या करें बच्चों, यानी इस डीएनए की जो क्रिया है, इस डीएनए की जो क्रिया है वो अपन करवा देते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से, सेम आर ई और ई, यानी जैसे ई को आर फर्स्ट तो ई को आर फर्स्ट ही होगा, या फिर एच आई एन डी थर्ड होगा तो वही होगा, यानी सेम रेस्ट्रिक्शन। अब इसने क्या किया, इसने बेटे इसको यहां से लेके इधर तोड़ा, है ना, और इसने यहां से लेके और इसको यहां से तोड़ा, यानी ये अलग निकाल दिया और इसमें से ये यहां पर अलग निकाल दिया, यानी इसको इस तरह से यहां से तोड़ा कि इसमें ये वाला पार्ट जो है अलग चला गया। यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा, यानी यहां से ये वाला पार्ट तो ये तो इधर निकल जाएगा बच्चों और ये पार्ट जो है इधर निकल जाएगा। अब आप देखो यहां हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है बच्चों, यानी ये डीएनए इस तरह से टूटा, ये तो डीएनए के खंड है ना। अब यहां पर हमारे पास में, यानी इसमें ये तो चला गया ना बेटा, निचले की साइड रहेगी इधर, इधर आप देखो तो इसमें किस साइड, कौन सी साइड रहेगी, यहां पर ये नीचे वाली साइड रहेगी, यानी यहां पर आप देखिएगा तो इधर यहां पर ये तो है क्लियर और यहां पर ये वाली साइड रहेगी,
तो ये यहां पर हमारे पास में है ए, और ये साइड तो हट गई। इसी तरह से इस डीएनए में आप ध्यान से देखो, इस डीएनए में अपन क्या देखेंगे, तो यहां देखना बच्चों, यानी ये हटेगी तो इसमें क्या रहा, ये हमारे पास में डीएनए है, ये आप देखिएगा, यानी यहां पर जो आपके पास में बचा है कैपिटल टी, यानी यहां आप देखो तो ये दोनों के दोनों डीएनए हैं। तो ये वाला डीएनए तो कौन सा है बेटे, ये तो वही डी डीएनए है, ध्यान रखना, डी डीएनए। और यहां पर जो लिया है ये कौन सा डीएनए है, वी डीएनए। यहां तक क्लियर, और ये भी वी डीएनए। तो आप देखो ये यहां पर हमें क्या मिल गए, तो ये जो एंड है, ये एंड है बच्चों स्टिकी एंड, है ना, ये एक दूसरे के पूरक वाले जो सिरे हैं ये है स्टिकी एंड। तो ये इस डीएनए का स्टिकी एंड ये है, और इस डीएनए का स्टिकी एंड, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिन्हें पॉलीएंड्रिक सीक्वेंस भी कहा जाता है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में अपन यहां क्या देखते हैं कि इनकी क्रिया अपन करवा देते हैं डीएनए लाइगेज से, इनकी क्रिया बेटे करवा देते हैं डीएनए लाइगेज से। तो जैसे ही डीएनए लाइगेज से ये क्रिया करवाएंगे तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये देखिएगा बच्चों, यानी यहां पर ये वाला डीएनए तो है हमारे पास में, ये वाला डीएनए ये तो है बेटे ए और ए, क्लियर। अब इसमें अपन यहां पर इसको जोड़ देते हैं, यहां पर इसे जोड़ देते हैं, तो आप देखो ये यहां से मैंने इसको जोड़ दिया, और ये यहां पर टी और टी, तो ये वाला डीएनए हमें मिल गया, यानी इसको कहोगे। और अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहे तो ये डीएनए हो गया बेटे आर डीएनए, यानी क्या हो गया, रिकॉम्बिनेट डीएनए, क्लियर। अब इसको ऐसे भी आप देख लो कि बेटे प्लाज्मिड तो गोलाकार होता है, तो यहां आप देख लें कि प्लाज्मिड इस तरह से वी डीएनए ना, तो ये और करके ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं बच्चे, यानी यहां पर आप ये देख लें कि ये आर डीएनए है। अब आर डीएनए ये इस तरह से, क्लियर। यहां पर इसमें अपन ने जोड़ दिया कौन से डीएनए को, यानी वी डीएनए को। ये एक लाइन इसकी इधर बढ़ेगी बच्चों, और एक लाइन इसकी इधर बढ़ेगी, और यहां पर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अपन इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहां पर और इधर यहां पर जुड़ेगा। तो यहां आप देख लें कि ये तो डीएनए हमारे पास में, यानी, और इधर ये वाला जो डीएनए है, हाँ, यहां अपने पास में क्या था बेटे, यानी ये उसके ऊपर कैपिटल टी, और इधर यहां पर होगा कैपिटल ए। इधर इस डीएनए का यहां पर क्या होगा, तो इधर यहां पर कैपिटल ए, और यहाँ कैपिटल टी। तो इस तरह से यहां पर ये डीएनए हमारे पास में एक वर्ताकार डीएनए बन गया। इस वर्ताकार डीएनए को आप क्या कहेंगे, यानी आर डीएनए, ये यहां पर बन गया आर डीएनए। तो इस तरह से आर डीएनए का निर्माण होता है। यहां आप देखो ये वाला जो डीएनए जुड़ा हुआ है ये तो डी डीएनए है, ये याद रखना, और ये डीएनए जो जुड़ा हुआ है ये वी डीएनए। ये डी डीएनए को ऐसे फिट किया है कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आए। तो एक बार और देख लें बच्चों कि यहां अपन ने सबसे पहले क्या लिया है, दो तरह के डीएनए को लिया है। एक डीएनए तो है डी डीएनए, वांछित जीन का खंड, और एक जिसमें अपन को इसको ऐड करना है ये है वी डीएनए। तो एक तो बेटे ये डी डीएनए है वी, और एक यहां पर अपन ने लिया है ये डी डीएनए है। इन दोनों की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कराते हैं। तो आप देखो इस एंजाइम ने इन दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ा है कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक हैं। आपको याद है ना, ए हमेशा
टी से जुड़ता है और टी हमेशा ए से जुड़ता है। तो दोनों डीएनए के जो सिरे हैं बेटे वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब इन पूरक सिरों वाले डीएनए को अपन किससे क्रिया करवा देते हैं? डीएनए लाइगेज से। तो जैसे डीएनए लाइगेज से बेटे क्रिया करवाते हैं तो ये पूरक सिरे देखो कि इसको ऐसे कैसे खिसकाते लाओ, तो ऐसे कैसे जब लाओगे तो ये ऐसे फिट हो जाएंगे बेटे कि ये टी हमेशा ए के सामने आएगा और दूसरा टी भी ए के सामने आएगा। तो फिर एक डीएनए बनेगा, दो डीएनए से मिलकर उस डीएनए को कहोगे आर डीएनए। लेकिन ये तो मैंने खंडों के आधार पर बताया, लेकिन बेटे वी डीएनए जो होता है यह हमेशा गोलाकार होता है इस तरह से। ये वी डीएनए जो होता है ये ऐसे होता है, ये ध्यान रखना, ये वी डीएनए है, वी डीएनए, क्योंकि वी डीएनए बेटे प्रोकैरियोटिक सेल से लिया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो वर्ताकार होता है। तो ये वर्ताकार डीएनए को ये एंजाइम ऐसे काटता है और ये डीएनए का खंड इसमें ऐसे बेटे जो है फिक्स होता है। तो यहां पर आप देखो आर डीएनए को रेखीय नहीं होता, आर डीएनए कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो यहां पर ये वी डीएनए और डी डीएनए मिलकर एक कॉमन डीएनए बनाते हैं जिसे आर डीएनए कहते हैं। तो आइए इसमें किस तरह से पॉइंट अपन लिखेंगे बेटे। तो हमारा टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो पुनर्योगज डीएनए के निर्माण की पहले स्टेप आपको याद रखना है डी डीएनए तथा वी डीएनए, यानी यहां पर आपको याद रखना है इसमें दो तरह के डीएनए का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। यानी यहां आपको याद रखना है डी डीएनए जिसको अपन क्या कहेंगे? डिजायर जीन या वांछित जीन। तो डी डीएनए तथा क्या लेंगे बच्चों इसके साथ में? तथा वी डीएनए। वी डीएनए याद रखना, वी का माने क्या है? व्हीकल या वेक्टर। तो बेटे डी डीएनए तथा वी डीएनए की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, ये याद रखना बेटे, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, न्यूक्लियेजेज एंजाइम, यानी इसको आर ई और ईज कहते हैं अपन। तो अपन क्या लिखेंगे कि वी डीएनए तथा डी डीएनए की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कराते हैं। ध्यान रखना, समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कराते हैं। तो ये तो आप पहला पॉइंट याद रखना कि वी डीएनए और डी डीएनए की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से कराते हैं। अब क्या करेगा ये एंजाइम? ये जो एंजाइम है ये दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक हों। तो फिर याद रखना बेटे, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यानी यह एंजाइम दोनों डीएनए को, ये याद रखना, दोनों डीएनए को पूरक सिरों के रूप में तोड़ता है, यह पूरक सिरे स्टिकी एंड, ये ध्यान रखना, स्टिकी एंड और या पोलिंड्रोनिक एंड कहलाते हैं, पोलिंड्रोनिक एंड कहलाते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि ये जो एंजाइम है, अभी मैंने क्रियाविधि में आपको बताया कि ये जो एंजाइम है बेटे, जो दोनों डीएनए के खंड है उसे ऐसे तोड़ेगा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आएंगे। और ये जो पूरक सिरे होंगे इन्हें आप क्या क्या कहोगे? तो बेटे इन्हें स्टिकी एंड, ये ध्यान रखना, इन्हें आप कहोगे स्टिकी एंड, इसे आप कहेंगे स्टिकी एंड। ये एक बार और मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, इन्हें आप कहोगे बच्चों यानी स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, ये ध्यान रखना, इसे आप कहोगे स्टिकी एंड। क्लियर? यानी यहां पर आप देख लें, इन्हें आप कहेंगे स्टिकी एंड। क्लियर? स्टिकी एंड।
स्टिकी एंड। तो ये तो हमारे पास में हो गया कि हम अपने क्या किया कि डीएनए के दोनों खंडों की क्रिया किससे करवा दी, एक एंजाइम से करवा दी। क्या नाम था उसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। लेकिन बेटे ये एंजाइम था इक्वल, यानी जैसा एंजाइम डी डीएनए को तोड़ेगा वही एंजाइम वी डीएनए को भी तोड़ेगा। तोड़ दिया, तोड़ने के साथ ही इन दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आए, यानी टी है तो ए के जैसा होगा और ए तो टी से जैसा होगा। तो दोनों के सिरे जो पूरक आए उन पूरक सिरों को आप क्या कहोगे, स्टिकी एंड कहोगे, यानी पोलिंड्रोनिक एंड भी कहेंगे। अब क्या होगा, ये दोनों पूरक सिरे जो हैं, ये दोनों पूरक सिरे किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो यहां पर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों पूरक सिरे वाले डीएनए, सिरे वाले डीएनए, याद रखना दोनों पूरक सिरे वाले, यानी बेटे डी डीएनए और वी डीएनए दोनों पूरक सिरे वाले डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में, यह ध्यान रखना बेटे, लाइगेज एंजाइम जिसको डीएनए लाइगेज कहोगे, दोनों पूरक सिरों वाले डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक वर्ताकार डीएनए बनाते हैं, एक वर्ताकार डीएनए बनाते हैं, एक वर्ताकार डीएनए बनाते हैं, एक वर्ताकार डीएनए बनाते हैं जिसे आरडीएनए, जिसे आरडीएनए या क्या कहोगे बच्चों, पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो ये आपके सामने हो गया, यानी आरडीएनए कैसे बना। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्रिया है कि यहां पर ये बेटे डी डीएनए ऐसे याद कर लें, और प्लस मैंने कर दिया यहां पर वी डीएनए ऐसे याद कर लें, और ये बन गया यहां पर आरडीएनए, ये यहां पर बन गया आरडीएनए, वी डीएनए प्लस डी डीएनए इक्वल टू यहां पर बन गया आर डीएनए। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया बेटे इसका कि आरडीएनए बनता कैसे है या आरडीएनए किसके इक्वल होता है। तो आरडीएनए दो डीएनए के इक्वल होता है, एक तो डी डीएनए और एक होता है वी डीएनए। लेकिन बना कैसे बेटे, पहले डी डीएनए और वी डीएनए दोनों की क्रिया समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करवाई। तो इस एंजाइम ने दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आए। फिर इन पूरक सिरों वाले डीएनए को लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में रखा, तो बेटे इस एंजाइम ने दोनों को इस तरह से जोड़ दिया कि एक वर्ताकार डीएनए बना, एक सर्कल में डीएनए बना। तो उस वर्ताकार डीएनए को रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो गया बेटे, आरडीएनए का निर्माण हो गया। तो ये ध्यान रखना, आरडीएनए का निर्माण। अब ये जो आरडीएनए का निर्माण है ना, ये संभावित क्रिया है कि ये डीएनए का निर्माण हुआ भी या नहीं भी हुआ है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इस आरडीएनए को कहां रखना होगा बच्चों, यानी आरडीएनए को एक टेट्रासाइक्लिन के घोल में रखना होगा। फिर वहां देखना है कि आरडीएनए यहां पर बना है या नहीं बना है। तो आइए अपन देखते हैं कि यहां पर बेटे अगला पॉइंट अपन लेंगे, आरडीएनए का बनना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे, आरडीएनए का बनना एक संभावित क्रिया है। आरडीएनए का बनना एक संभावित क्रिया है, ये याद रखना। इसके लिए आरडीएनए को या इसके लिए टेट्रासाइक्लिन मीडिया का उपयोग किया जाता है, उपयोग
किया जाता है। तो यहां आप देखिएगा कि इसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडिया का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं कि आरडीएनए बनता भी है या नहीं बनता है। तो यहां आप देखें कि हमारे पास में एक तो है बेटे वीडीएनए और एक यहां पर होता है डीडीएनए। ये याद रखना, ये जो वीडीएनए है ये है बेटे विद टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, यानी इसके ऊपर जो वीडीएनए है जिसको आप कह सकते हो टीईटीआर, यानी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो अब क्या होगा, जब यहां पर बेटे इन दोनों की क्रिया करवाएंगे यहां पर, तो यहां से क्या होगा कि माइनस टीईटीआर है ना, और यहां मान लो ये बन गया हमारे पास में आरडीएनए, और यहां ये सॉल्यूशन है टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, यानी यहां पर मौजूद है टेट्रासाइक्लिन विलियन, टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन या मीडिया है। अब यहां ये जो टीटीआर है, यानी आपको याद रखना है कि सपोज करो इस वीडीएनए के अंदर ये यहां पर है बेटे, ये इस वीडीएनए के अंदर इस जगह पर ये है कौन सी जीन, यानी टीईटीआर है। अब कुछ समय बाद में ये माइनस टीईटीआर यहां पर हो जाएगा टीईटीआर, और यहां पर इस जगह पर आकर जुड़ जाएगी, इस जगह पर ये है डीडीएनए। तो ये आपको याद रखना है कि बेटे जो डीडीएनए अगर जुड़ेगा ना तो वह किस जीन को रिप्लेस करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को हटाएगा और उसकी जगह पर जुड़ेगा। अब अपन ने यहां पर ये मान लो जुड़ा या नहीं जुड़ा, अभी अपन यहां नहीं कह सकते, तो इसको अपन हटा देते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन जीन को यहां हटा देते हैं, और ये मीडिया अपन ने यहां पर ले लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये यहां पर हमारे पास में है टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, यानी दोनों को अपन कहां रखेंगे, दोनों को बेटे यहां पर रखेंगे, यानी इसको भी यहां अपन हटा देते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अपन रखते हैं, यानी यहां पर टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, टेट्रासाइक्लिन मीडिया। अब यहां से आपके पास में दो ऑप्शन है, यहां से दो ऑप्शन है, एक तो प्रतिक्रिया होती या नहीं होती, प्रतिक्रिया यानी, और एक होगी प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। बच्चों ध्यान से समझना, यानी आपको यह भी समझना है कि इधर देखो ये यहां पर टेट्रासाइक्लिन की जीन है और डीडीएनए इस टेट्रासाइक्लिन की जीन को रिप्लेस करता है, बस इतना सा समझ लेना। अब प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि यहां से, यानी जो रेजिस्टेंस जीन थी बेटे वो तो हट गई, और उसके हट जाने से अब ये जो वीडीएनए है उसके पास में रेजिस्टेंस जीन तो है नहीं, तो फिर यहां पर अगर ये प्रतिक्रिया दर्शाएगा तो फिर याद रख लेना यहां क्या बन गया, आरडीएनए का निर्माण, आरडीएनए का निर्माण हो चुका है। समझना ध्यान से, कैसे कि बेटे यहां पर ये जो आरडीएनए कैसे बना होगा कि जो डिजायर जीन है ना वो किसके स्थान पर आ गए, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थान पर आ गए। अब ये जीन तो हो गई निष्क्रिय, तो ये निष्क्रिय होने के साथ ही बेटे ये टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर प्रभाव डालेगी, यानी इसको प्रभावित करेगी। तो अगर टेट्रासाइक्लिन में बेटे कोशिका प्रभावित होती है, प्रतिक्रिया करती है, तो फिर वह आरडीएनए बन गया। उसके अलावा अगर आरडीएनए का निर्माण नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, तो फिर यहां याद कर लेना आरडीएनए का निर्माण नहीं, आरडीएनए का निर्माण नहीं। कैसे? क्योंकि बेटे अगर प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो इसका मतलब वहां पर टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस जीन है, प्रतिरोधी जीन है, वो उसके अंदर भी प्रेजेंट है, और प्रतिरोधी जीन की मौजूदगी में टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट नहीं रहेगा।
टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिक्रिया नहीं का मतलब यह है कि अभी भी वी डीएनए में क्या मौजूद है, वहां पर टीटीआर मौजूद है। तो जब तक अगर डी डीएनए जुड़ गया होता तो टीटीआर को हटा दिया होता और वहां पर डी डीएनए आ गया होता। और जब टीटीआर, यहां बेटे प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि इस जगह पर उसकी जगह पर यह आ गया हमारे पास में डी डीएनए और यहां प्रतिक्रिया नहीं में क्या हो रहा है कि बेटे डी डीएनए की जगह पर अभी क्या लगी हुई है, टीटीआर लगी हुई है, मतलब जो है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। तो बेटे जब यहां पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन नहीं है तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाएगा। और अगर यहां पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है तो यह प्रतिरोधी जीन जो है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव को हटा देगी, यानी प्रतिक्रिया नहीं होने देगी। तो इस तरह से यह पुनः यौगिक डीएनए का बनना यह एक संभावित क्रिया है, जिसमें यह पता लगाने के लिए बेटे अपन टेट्रासाइक्लिन माध्यम का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो डी डीएनए है वो किसे प्रतिस्थापित करके जुड़ता है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन को हटा करके, और वहां डी डीएनए जुड़ता है। अब इसकी क्रिया अपन ने किसे करवा दी, टेट्रासाइक्लिन मीडिया से। तो बेटे अगर डी डीएनए जुड़ गया होगा तो उसने वी डीएनए से किसको हटा दिया होगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। तो अब प्रतिरोधी जीन जब हट गई तो बेटे ये टेट्रासाइक्लिन का विरोध कौन करेगी, कोई विरोध करने वाला नहीं बचा, तो फिर प्रतिक्रिया होगी, मतलब आरडीएनए बन गया होगा। और अगर बाय द वे डी डीएनए ने इस प्रतिरोधी जीन को नहीं हटाया होगा, यानी यहां डी डीएनए नहीं जुड़ा होगा, तो फिर वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। और ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन अगर अभी भी वी डीएनए में है, इसका मतलब डी डीएनए नहीं जुड़ा, तो फिर क्या होगा बच्चों कि ये जो प्रतिरोधी जीन है ये टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव को समाप्त कर देगी, यानी यहां प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो याद रखना, पुनर्योगज डीएनए का बनना यह एक संभावित क्रिया है और इसके लिए अपन माध्यम लेते हैं टेट्रासाइक्लिन का। तो ये बेटे हमारे पास में पुनर्योगज तकनीकी की दूसरी स्टेप भी पूरी होगी। तीसरी स्टेप की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्टेप की ओर। तो ये यहां रखना बेटे, ये यहां पर हमारे पास में ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में ये तीसरी स्टेप आ गई बच्चों, और ये है आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, यानी जो पुनर्योगज डीएनए अभी अभी अपन ने बनाया है, ये पुनर्योगज डीएनए जो अभी अभी अपन ने बनाया है बेटे, इस डीएनए की संख्या बढ़ानी है। और इस डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें इसे कहां इंटर करवाना पड़ेगा, होस्ट सेल में। तो देखो कि यहां पर ये हमारे पास में ये कोई आरडीएनए है, ये यहां पर अपन ले लेते हैं बच्चों कि ये यहां पर ये आरडीएनए है। अब मैं इसको मैं नॉर्मल बना देता हूं कि ये यहां पर ये तो डिजायर जीन है और ये मान लेते हैं ये वी डीएनए, यानी कुल मिलाकर ये है आरडीएनए। अब यहां पर आरडीएनए को अपन किसके साथ में ऐड करें, तो बेटे यहां पर हमारे पास में है ये होस्ट सेल। ये यहां पर मैंने ले लिया, इसको मैंने लिख दिया होस्ट सेल, है ना, पोषद कोशिका। और पोषद कोशिका को अब अपन एक सॉल्यूशन में रखेंगे जिसका नाम होगा CaCl2, यानी यहां पर कौन से आयन होंगे बेटे, इसमें कैल्शियम आयन होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस आयन में या इस विलयन में रखने पर, इस विलयन में रखने पर ये जो यहां पर ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, तो होस्ट सेल के अंदर ये यहां पर डीएनए आ चुका है, ये आरडीएनए यहां पर आ चुका है, ये आरडीएनए है, ये आरडीएनए है। तो अब ये कैसे आएगा, ये सारी चीजें अपन को यहां पर देखनी है। तो पहले आप देख लो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं फिर बता रहा हूं बेटे कि आरडीएनए एक ही है, अगर इसकी संख्या नहीं बढ़ाई तो बेटे ये नष्ट हो सकता है। तो प्रयोग से पहले इस आरडीएनए को किसी पोषद कोशिका में, जिसमें अपन जीवाणु को चुनते हैं बेटे इकोलाई को, तो किसी पोषद कोशिका में प्रवेश करवा करके फिर इसकी संख्या बढ़ाई जाती है, इसका गुणन करवाया जाता है। तो अभी हमारे पास में तीसरा क्रियाविधि का तीसरा पार्ट है
आरडीएनए का होस्ट सेल, यानी जिसे आप कह सकते हैं पोषद कोशिका, होस्ट सेल यानी पोषद कोशिका। तो अब आप देखो कि यहां पर कैसे प्रवेश करवाए बेटे कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कहां रखेंगे अपन, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखेंगे। और ये कैल्शियम क्लोराइड का जो विलयन है, इसमें जो कैल्शियम आयन है ये आरडीएनए को होस्ट सेल में, इन दोनों को बेटे ध्यान रखना, इन दोनों को यहां पर एक सेम सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेम होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइएगा, इसका पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आरडीएनए व होस्ट सेल, आरडीएनए व होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लें, या आरडीएनए और होस्ट सेल को कहां रखेंगे बच्चों, तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में इसको रखा जाता है। तो फिर यहां पर क्या होगा बेटे कि इसमें जो कैल्शियम आयन होते हैं, ये याद रखना, कैल्शियम आयन क्या करेंगे, आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आयन है जो आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उस आयन का आपको नाम याद करना है कैल्शियम आयन। कहां से मिलेगा ये, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन से मिलेगा। तो बच्चों 2 पॉइंट है, बिल्कुल सीधे से पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, जहां पर जो कैल्शियम आयन है वह आरडीएनए को यानी होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे, क्यों प्रवेश करवाया, क्योंकि हमें आरडीएनए की संख्या चाहिए और खुद अकेला आरडीएनए द्विगुणित नहीं होगा, तो इसे पोषद कोशिका के अंदर डाला जाएगा और फिर पोषद कोशिका को अब रखने वाले हैं अपन संवर्धन माध्यम पर। और संवर्धन माध्यम पर फिर क्या होगा बच्चों कि वहां पर एक होस्ट सेल से कई हजार होस्ट सेल वहां पर बन जाएगी, जिनके साथ साथ आरडीएनए की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो यहां आप देख लें कि यहां पर अपन ने क्या किया कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है। तो कैल्शियम आयन जो है वह आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसका प्रवेश भी संभावित क्रिया है। ये बेटे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है कि हमें पता लग गया कि आरडीएनए चला गया या नहीं चला। तो बेटे ये आरडीएनए का पोषद कोशिका में जाना यह संभावित क्रिया है। तो इसके लिए अब अपन क्या लेंगे, एम्पिसिलिन का माध्यम लेंगे। एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है बेटे, इसकी जीन भी होती है जिसको एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन कहेंगे, जो वी डीएनए पर पाए जाते हैं, लेकिन ये डी डीएनए के द्वारा नहीं हटाई जाते, याद रखना। तो यहां आप देखिएगा अगली स्टेप पे याद रखना बेटे, यानी तीसरा पॉइंट अपन को याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश एक संभावित क्रिया है, एक संभावित क्रिया है, संभावित क्रिया है। इसके लिए ये याद रखना बेटे, इसके लिए एम्पिसिलिन माध्यम का उपयोग किया जाता है। देखो वहां पर अपने टेट्रासाइक्लिन का किया था और यहां पर अपन करेंगे एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन मीडिया माध्यम, एम्पिसिलिन मीडिया या माध्यम का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है
कि क्या आरडीएनए होस्ट सेल में चला गया या नहीं गया, तो इसके लिए अपन माध्यम यूज लेंगे एम्पिसिलिन। अब आप देखो कि किस तरह से इसको अपन देखेंगे। तो बेटे यहां पर ये मेरे पास में है आरडीएनए, ये आरडीएनए है। अब आरडीएनए में यहां से यहां तक ये वाला डीएनए तो है डी-डीएनए, लेकिन बेटे इसमें ये यहां पर ये मौजूद है यानी एएमपीआर, यानी एएमपीआर का माने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसे डी डीएनए के द्वारा नहीं हटाया जाता और यह वी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आर डीएनए जब बनेगा तो बेटे आर डीएनए के अंदर हमारे पास में क्या है, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित, यानी यहां आप लिख सकते हैं इस जगह पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित, तो ये ध्यान रखना। और ये हमारे पास में है आर डीएनए, ये यहां पर बेटे है आर डीएनए, ये तो आर डीएनए है। और इधर यहां पर अपन लेते हैं तो यहां पर बेटे हमारे पास में होगी ये कोई सी होस्ट सेल, ये यहां पर अपने लिया है तो ये यहां पर मौजूद है यानी होस्ट सेल। और इसके लिए यहां पर बेटे इसके लिए अपन इन दोनों को कहां रखेंगे, तो यहां होगा हमारे पास में एम्पिसिलिन माध्यम, यहां पर होगा एम्पिसिलिन माध्यम। अब अपन को देखना यह है कि बेटे ये प्रतिक्रिया किसमें होती है और किसमें नहीं होती। तो यहां आप देख लें कि बेटे हमने क्या किया कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश भी एक संभावित क्रिया है, इसके लिए अपन काम में लेंगे एम्पिसिलिन माध्यम का। तो बेटे ये तो मेरे पास में आरडीएनए है, ध्यान रखना, ये तो यहां पर आरडीएनए है और ये यहां पर क्या है, होस्ट सेल है, होस्ट सेल। अब इन दोनों को अपन ने कहां पर रखा, यानी एम्पिसिलिन माध्यम में रखा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो ये अगले स्टेप पे देखते हैं कि यहां पर हमारे पास में है एम्पिसिलिन माध्यम, एम्पिसिलिन माध्यम, ये ध्यान रखना बेटे, ये एम्पिसिलिन माध्यम। अब एम्पिसिलिन माध्यम में हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो प्रतिक्रिया होती है या नहीं होती, यानी प्रतिक्रिया, और एक अपन देखते हैं बेटे प्रतिक्रिया नहीं। अब यहां समझने वाली बात है बच्चों, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया नहीं। तो यहां पर प्रतिक्रिया मतलब यहां लिख सकते हैं आप होस्ट सेल में वृद्धि, और प्रतिक्रिया नहीं का माने होगा बेटे यानी होस्ट सेल में वृद्धि नहीं। तो अब ये थोड़ा समझना कि यहां पर हमारे पास में, यहां पर ध्यान रखना बेटे कि ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल के अंदर अगर ये यहां पर आरडीएनए आ गया तो बेटे आरडीएनए के एक भाग में ये यहां पर मौजूद है एएमपीआर, है ना, एएमपीआर। और ये जो एएमपीआर है ये एम्पिसिलिन माध्यम को डीएक्टिवेट करती है, इसका प्रतिरोध करती है। तो अगर बेटे यहां पर प्रतिक्रिया हो रही है मतलब होस्ट सेल में वृद्धि हो रही है, इसका प्रतिक्रिया का मतलब ये समझना बेटे, होस्ट सेल में वृद्धि हो रही है मतलब एएमपीआर प्रेजेंट है इस होस्ट सेल में, जो कि एम्पिसिलिन का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा। तो फिर इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये मिलेगा बेटे कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। थोड़ा समझो, दिमाग को बेटे जोड़ डालो। यानी अगर एम्पिसिलिन, देखो ये एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन किसमें होगी, ये आरडीएनए के अंदर होगी, याद रखना। तो अगर आरडीएनए होस्ट सेल में आ गया तो बेटे उस होस्ट सेल में इस एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी गुण आ गया, यानी ये होस्ट सेल का जो है इस पर एम्पिसिलिन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक अब इस सेल को नहीं मार सकती। तो बेटे होस्ट
सेल अगर वृद्धि करती है, माध्यम में ग्रोथ करती है, इसका मतलब यह हुआ कि आरडीएनए वाला जो एम्पिसिलिन वाला जो आरडीएनए है, प्रतिरोधी जीन वाला, वह इस कोशिका में आ गया और यह कोशिका एम्पिसिलिन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है और यह एम्पिसिलिन माध्यम में भी वृद्धि कर रही है, मतलब आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश करना। अगर बाय द वे यहां पर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और नए होस्ट सेल जो है वृद्धि नहीं कर रही है, तो बेटे यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास में यह होस्ट सेल है और यह यहां पर है हमारे पास में यानी जो है आरडीएनए और इसके पास है एएमपी लेकिन ये इसके अंदर नहीं आया है। ये ध्यान रखना, ये होस्ट सेल में नहीं आया है, यानी होस्ट सेल में पेनिसिलिन यानी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन नहीं है, यानी होस्ट सेल में बेटे पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीन नहीं है। तो ये जो एंटीबायोटिक है यहां पर बेटे एम्पिसिलिन, ये इस कोशिका को इस माध्यम में ग्रोथ नहीं करने दे रही है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, यानी इसका रिजल्ट मिला बेटे, तो इसका रिजल्ट हमें यह मिला कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश नहीं, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, फॉर द कंपटीशन जो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अपन ने ये जानकारी लेने के लिए कि बेटे आरडीएनए बना है क्या या नहीं बना है, इसके लिए तो अपने टेट्रासाइक्लिन माध्यम का उपयोग किया था। और बेटे आरडीएनए बनने के बाद में क्या ये होस्ट सेल में इंटर कर गया या नहीं किया, तो इसके लिए हमने क्या यूज लिया, तो ये एम्पिसिलिन माध्यम का यूज लिया। तो बेटे चौथा पार्ट था हमारा यानी आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश यानी कैपिटल डी। तो एक बार फिर रिपीट कर लें, अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म के अंदर मेरा पहला पार्ट था वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण, कैपिटल ए। कैपिटल बी था बेटे जो अपन ने शुरू किया यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, तो कैपिटल बी। और कैपिटल सी बेटे यहां पर था, ये सी है, यानी आरडीएनए का किसमें प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। तो ये हमारे पास में टॉपिक है और ये सी टॉपिक है, ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। तो ये यहां पर क्लियर। अगला टॉपिक जो आता है बेटे इसका चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक रहेगा हमारे पास में ये कैपिटल डी, और ये है होस्ट सेल का संवर्धन, यानी इसको आप याद रख लें, कल्चर ऑफ होस्ट सेल, कल्चर ऑफ होस्ट सेल। अब यहां पर आप याद रखना बेटे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए द होस्ट सेल आर केप्ट इनटू द कल्चर मीडिया। यानी अब क्या होगा बेटे कि हमें आरडीएनए भी प्रवेश करवा दिया होस्ट सेल में। किसके लिए प्रवेश करवाया था, आरडीएनए की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए। तो अब क्या होगा बेटे कि इस आरडीएनए को होस्ट सेल में तो अपने प्रवेश करवा दिया, अब इसको रखेंगे अपन कल्चर मीडिया पर। तो इधर देखो कि ये यहां पर हमारे पास में ये बेटे यहां पर एक होस्ट सेल है, ये यहां पर ये होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल के अंदर ये हमारे पास में है यानी आरडीएनए, ये यहां पर आरडीएनए है। अब अपन को क्या करना है कि बेटे इस होस्ट सेल को रखना है किसी संवर्धन माध्यम पर, यानी कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं बेटे, यानी संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। और ये जो यहां पर मौजूद है ये होस्ट सेल है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये है आरडीएनए, ये आरडीएनए। तो ध्यान रख ले बेटे कि अभी एक होस्ट सेल है हमारे पास में विद आरडीएनए, अब इसको रखा गया है कल्चर मीडिया पर। तो वहां हम क्या देखते हैं कि कल्चर मीडिया पर कुछ ही समय में बेटे इस तरह से कई हजार आरडीएनए की यानी होस्ट सेल की प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है। इस तरह से ये कल्चर मीडिया है, और कल्चर मीडिया पर एक साथ कई हजार आरडीएनए की, तो ये जो प्रतिलिपियां यहां पर बनी हैं, तो इसके साथ साथ बेटे यहां पर ये आरडीएनए, इसके अंदर भी आरडीएनए,
और इसके अंदर भी आरडीएनए और ये भी आरडीएनए। यानी आप यहां पर देख लें कि बेटे एक साथ जब कई हजार प्रतिलिपियां यहां पर बन गई, यानी आप देखें मेनी थाउजेंड, यानी कोई 6 नहीं है, ये है मेनी थाउजेंड होस्ट सेल, होस्ट सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। यानी हमने किया क्या कि होस्ट सेल को पहले संवर्धन माध्यम पर रखा और संवर्धन माध्यम पर बेटे ये जीवाणु कोशिकाएं, होस्ट सेल एक प्रकार की बैक्टीरिया है, यानी इकोलाई, ये बेटे है बैक्टीरिया। और आपको याद होना चाहिए कि बेटे जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें असूत्री विभाजन होता है, और ये जो असूत्री विभाजन होता है ये फास्ट होता है बेटे किसके कंपैरिजन में, माइटोसिस के कंपैरिजन में। तो यहां पर कुछ ही समय में एक जीवाणु से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16, ऐसे कई हजार जीवाणु बन जाएंगे। लेकिन इन जीवाणु के साथ साथ क्या होगा बेटे, उसके अंदर जो मौजूद आरडीएनए है इसमें भी द्विगुणन होता जाएगा, और ये भी हर जीवाणु के साथ में बेटे जो है 2 आरडीएनए यहां पर बनते जाएंगे। तो कुछ ही समय में अपन क्या देखेंगे कि एक आरडीएनए से उसी के जैसे कई आरडीएनए बन जाते हैं। तो यह क्रिया जीन क्लोनिंग भी कहलाती है। तो इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना बेटे इस क्रियाविधि का, यानी होस्ट सेल को आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए होस्ट सेल को संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है। होस्ट सेल को संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है, संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आरडीएनए की संख्या में बढ़ानी है, तो आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए बेटे आरडीएनए युक्त जो पोषक कोशिका है उसे कहां रखेंगे अपन, संवर्धन माध्यम में। तो फिर हम क्या देखते हैं बेटे, तो दूसरा पॉइंट याद रखना, संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए के साथ साथ संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए युक्त होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है। होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है, होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है। तो आप देख लें बेटे कि यहां पर अपन ने क्या किया कि आरडीएनए वाली जो पोषक कोशिका है उसको संवर्धन माध्यम पर रखा। तो पहले तो आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए इस होस्ट सेल को अपन कल्चर मीडिया पर रखेंगे। तो बेटे संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए युक्त जो होस्ट सेल है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो फिर अपन के पास में क्या है कि इसकी संख्या में वृद्धि के साथ साथ, तो ये लास्ट पॉइंट आप ध्यान रख लें कि होस्ट सेल्स की संख्या में वृद्धि के साथ साथ, होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि के साथ साथ, होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आरडीएनए की कई हजार, ये ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए की कई हजार प्रतिलिपियां बन जाती है, कई हजार प्रतिलिपियां बन जाती है। इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में कि वहां पर क्या हुआ कि आरडीएनए यानी होस्ट सेल की जब संख्या बढ़ी तो होस्ट सेल के साथ साथ आरडीएनए की भी कई हजार, याद रखना बेटे, कई हजार प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है, कई हजार प्रतिलिपियां, ये ध्यान रखें बेटे, कई हजार प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है। और एक डीएनए से उसी के जैसे कई सारे डीएनए का बनना, तो इस घटना को अपन जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो बेटे ये हमारे पास में चौथा पार्ट था कि जीन क्लोनिंग होती क्या है। तो इसमें क्या क्या याद हुआ बेटे आपको, यानी इसको कहेंगे होस्ट सेल का संवर्धन, यानी बेटे कल्चर ऑफ द होस्ट सेल।
तो कल्चर करवाते क्यों हैं? संख्या बढ़ाने के लिए करवाते हैं। भाई होस्ट सेल का ही क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए आ चुका है, तो उस आरडीएनए युक्त होस्ट सेल को कल्चर मीडिया पर अपने रखा, तो बेटे क्या हुआ कि कल्चर मीडिया पर होस्ट सेल की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो होस्ट सेल की संख्या में जब बढ़ोतरी हुई तो उसके साथ साथ आरडीएनए की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। तो बेटे आरडीएनए की संख्या में बढ़ोतरी होना या एक आरडीएनए से उसी के जैसे कई आरडीएनए का बनना, इसको जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो यह हमारा चौथा पार्ट था बेटे होस्ट सेल का संवर्धन। किसके लिए करवाया? आरडीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए। अब ये जो कई सारे आरडीएनए यहां पर बने हैं, कुछ का तो उपयोग अपन प्रयोग में ले लेंगे और बाकी को बेटे जीन बैंक के अंदर इसे संरक्षित कर दिया जाता है। तो ये था टॉपिक बेटे आज का हमारा, यानी जो है होस्ट सेल का संवर्धन, होस्ट सेल का संवर्धन। और इसी के साथ में बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। समझ के पढ़ना और अच्छी तरह पढ़ना बेटे। ओके, थैंक यू बेटे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।